इसका आज इफ्तिताह है और हम सब ने इस इफ्तिताह में शामिल होना है। सुना है कि वाकई परियों के महल जैसा माहौल बनाया गया है। सफदर ने कहा, तो क्या हुआ, फोन करके बुकिंग करा लो। अब वो कोई छोटा सा तो 2 कमरों का होटल तो नहीं होगा, वसी वो अरीज हॉल्स होंगे। वहां 10-12 सीटों की गुंजाइश तो निकल ही आएगी। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, सीटें तो 1 हफ्ता पहले ही बुक हो चुकी हैं, हमें पता आज चला है। सफदर ने जवाब देते हुए कहा, ये तुमने मुझे क्या बना लिया है? जब भी किसी होटल का कोई प्रॉब्लम सामने आता है तो तुम सब मेरे कंधों पर सवार हो जाते हो। वैसे ये बताओ कि तुम तो कह रहे थे कि अखबारात तुम रोजाना पढ़ते हो और अखबारात में इश्तिहारात भी आए होंगे होटल के इफ्तिताह के बारे में। इमरान ने कहा, हमें बच्चों की तरह डांटने का कोई फायदा नहीं। तुम अपने आप को बड़ा तुर्रम खान बनाए रखते हो, इसलिए ये काम तुम्हें ही करना है। चलो रिसीवर उठाओ और बुक कराओ हमारे लिए सीटें। जूलिया ने इमरान को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, जब इमरान ये नाम ही पहली बार सुन रहा है तो उसे वहां कौन जानता होगा। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे वाकई तनवीर ठीक कह रहा है, और वैसे भी ये परियों का महल है, इसमें हम इंसान जाते हुए क्या अच्छे लगेंगे। इमरान ने टालने के से अंदाज में कहा, जब मैं कह रही हूँ कि हमने इफ्तिताह में जरूर जाना है तो फिर तुम टाल क्यों रहे हो? बोलो, जल्दी बोलो। क्या अब हमारी यह हैसियत भी नहीं रही कि तुम हमारा कोई छोटा सा काम कर सको? बोलो, जवाब दो। जूलिया ने गुस्से भरे लहजे में कहा, अरे अरे इस कदर नाराज होने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ। इमरान ने किसी सादतमंद शोहर की तरह गर्दन झुकाते हुए कहा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। इमरान साहब, जूलिया शादी से पहले इस तरह रौब डालती है तो शादी के बाद क्या होगा? खामोश बैठी हुई सालेहा ने कहा, मत बोलो, इसी तरह खामोश बैठी रहो, समझी? जूलिया ने सालेहा पर चढ़ाई कर दी, जबकि इमरान वापस सोफे पर बैठ गया। उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। 2 बार घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। सुपर फैयाज, सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सुपर फैयाज की रौनक भरी आवाज सुनाई दी, लेकिन सुपर फैयाज की आवाज सुनते ही इमरान के साथी एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देखने लगे। वो तो तवक्का कर रहे थे कि इमरान होटल के किसी बड़े को फोन करके सीटों के बारे में कहेगा, लेकिन इमरान ने कॉल सुपर फैयाज को की थी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में सुपर फैयाज की तरफ पूरा तारुफ कराते हुए कहा, तुम, क्या हुआ कि तुमने ऑफिस टाइम में फोन किया है? दूसरी तरफ से इमरान की आवाज सुनकर बुरी तरह चौंकते हुए कहा गया, मैं तुमसे वक्त लेना चाहता हूँ ताकि जिस वक्त तुम चाहो तुम पर फातिहा ख्वानी की जाए। अब दोस्ती का इतना तो तकाजा होना चाहिए कि उसकी मर्जी के वक्त उस पर फातिहा ख्वानी कर दी जाए। और आजकल तो कुल ख्वानी के आखिर में ऐसे ऐसे मजेदार खाने खिलाए जाते हैं कि शायद शादी में भी इस कदर मजेदार खाने पेश ना किए जाते होंगे। इमरान की जुबान रवा हो गई। तुमने फोन क्यों किया है? तुम्हें मालूम है कि मैं मुल्क का आला ओहदेदार हूँ और मेरे लिए तुमसे बात करने का वक्त निकालना बेहद मुश्किल होता है। सुपर फैयाज ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो मुंह बिगाड़ कर बात कर रहा हो। अच्छा, तुम अफसर हो? वाह, इमरान ने हंसते हुए कहा। तुम हंस रहे हो? मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे फ्लैट पर रेड कर दूं और फिर तुम्हें हथकड़ियां डालकर यहाँ लाकर जेल में डाल दूं, लेकिन तुम्हारे डैडी 24 घंटे मेरे सर पर सवार रहते हैं। इस बार सुपर फैयाज का लहजा वाकई रोने वाला हो रहा था। चलो अभी मालूम हो जाता है, आज होटल परी महल का इफ्तिताह है, मालूम है ना तुम्हें? इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गई थी कि इमरान क्या रास्ता इख्तियार कर रहा है। हाँ, क्यों? सुनो, अगर तुम ये कहो कि वहाँ सीटों की बुकिंग हो जाए तो ये काम मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि परी महल के मालिक आगा रजा कजलबाश तुम्हारे डैडी के बहुत गहरे दोस्त हैं। वैसे उनकी अप्रोच मुल्क के सदर तक है। सुपर फैयाज काया आदमी था और फिर वो इमरान की फितरत से बखूबी वाकिफ था। अच्छा, फिर तो तुम पर फातिहा ख्वानी लाजमी हो गई, इमरान ने कहा। खौमा-खा बकवास करने के तुम आदी बनते जा रहे हो। क्या किया है मैंने? सुपर फैयाज ने चीखते हुए लहजे में कहा। परी महल में 8 गेम मशीनें नस्ब की गई हैं, जबकि लाइसेंस 4 मशीनों का लिया गया है। बज़ाहिर कहा यही गया है कि बाकी 4 मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन सुपर फैयाज चूंकि ऐसे लोगों के लालच से पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए उसने वो 4 मशीनें उखाड़ने का हुक्म दे दिया। उसका हुक्म था कि जब जरूरत पड़ेगी तब उन्हें दोबारा नस्ब कर दिया जाएगा, और फिर लकी बैंक की ग्रीन मार्केट में एक बड़ा अकाउंट खोला गया सुपर फैयाज के मरहूम वालिद के नाम, और सुपर फैयाज के वालिद ने, जिन्हें फौत हुए 15-20 साल हो चुके हैं, लिख कर दिया है। इस अकाउंट को ऑपरेट सुपर फैयाज करेगा और इस अकाउंट में फिलहाल सिर्फ 15 लाख रुपए की मामूली सी रकम रखी गई है। इमरान की जुबान रवा हो गई।
तुम इंतहाई खतरनाक आदमी हो, तुम ब्लैकमेलर हो, इंतहाई खतरनाक ब्लैकमेलर। इस लकी बैंक ने अभी अभी काम शुरू किया है, अभी लोग इसका नाम तक नहीं जानते, और तुम ब्लैकमेलर न जाने क्या मंत्र फूकते हो कि बैंक अकाउंट में मौजूद रकम माँ उसकी तफसीलात तुम्हें पहुंच जाती है। अब बोलो, तुम जादूगर तो नहीं, या तुमने मेरी निगरानी करा रखी है? सुपर फैयाज ने इस बार रोदने वाले लहजे में कहा। उसकी शुरू की रौनक जैसे किस्सा पारीना बन गई थी। तुम सर से पैर तक अहमक हो, तुम्हें क्या जरूरत थी खुद बैंक मैनेजर से मिलने की बजाय अपना इंस्पेक्टर भिजवा दिया, जिसने सारी कहानी मैनेजर को सुना दी, और मैनेजर इस अकाउंट से खौफजदा हो गया कि कहीं कल को उसकी नौकरी भी जाए और बाकी उम्र भी जेल में गुजारनी पड़े, क्योंकि मुर्दा अफराद के अकाउंट खुलना जुर्म है। और फिर तुम्हारी खुशकिस्मती कि वो मेरा दोस्त था और लकी बैंक में उसे मैंने ही रखवाया था, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि वो खामोश रहे। मैं सुपर फैयाज को समझा दूंगा। अब तुम खुद बताओ कि क्या चाहते हो। मुझे मालूम है कि आगा रजा कजलबाश डैडी के दोस्त हैं, बहुत सख्त मिजाज आदमी है, लेकिन मैं चाहूँ तो उन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मामला डैडी तक पहुंच जाए और तुम डैडी की गोलियां खाकर कब्र में पहुंच जाओ और फिर तुम्हारी कुलख्वानी की जाए, जबकि होटल का जनरल मैनेजर ब्राउन तुम्हारा पुराना दोस्त है। इमरान ने कहा। तुम बोलो, बको क्या चाहते हो, बोलो, अभी बोलो। सुपर फैयाज अब पूरी तरह इमरान की बिछाई हुई पटरी पर चढ़ चुका था। सिर्फ 10 वीआईपी सीटें। इमरान ने कहा। पागल तो नहीं हो गए? एक हफ्ता हुआ, सब सीटें बुक हो गई हैं और तुम 10 सीटें कह रहे हो। सुपर फैयाज ने चीखते हुए कहा। ठीक है, फिर चारों तरफ से मिसाइल फायरिंग को मैं नहीं रोक सकूंगा और परी महल भूत महल में तब्दील हो जाएगा। और सुनो, अब मजीद नखरे करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि जनरल मैनेजर ब्राउन की तुम्हारे साथ कितनी गहरी दोस्ती है और हमेशा वीआईपी सीटें आखिरी लम्हात तक खाली रखी जाती हैं, लेकिन तुमने फौरी हमारी बात नहीं मानी, इसलिए अब सीटें मैं खुद ले लूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे रूठ गया हो। सुनो सुनो, ठीक है, 10 सीटें मिल जाएंगी, चाहे मुझे ब्राउन के पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े। सुपर फैयाज ने रोदने वाले लहजे में कहा। ओके, शुक्रिया। हाँ, असल बात तो मैं भूल ही गया था, जिसके लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। इमरान ने कहा। अब कोई और अजाब न तोड़ना मुझ पर। सुपर फैयाज ने चौंक कर कहा। अरे नहीं, बल्कि हो सकता है कि तुम्हें रिलीफ मिल जाए। एक पाकिस्तानी सियासतदान जिसका नाम बशीर एहसन था, उसे गोली मारकर हलाक किया गया था। पहले तो यही समझा जाता रहा कि कातिल मकामी है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि कातिल की सरपरस्ती कोई बैनुल अक़वामी तंजीम कर रही है। मैंने वजारत दाखिला के सेक्रेटरी से बात की है। उन्होंने बताया है कि उसकी फाइल डैडी के पास है या सुपर फैयाज के पास। अगर तुम्हारे पास फाइल है तो मैं सीक्रेट सर्विस के चीफ से दरख्वास्त कर दूंगा कि वो डैडी से उसे वापस ले ले। इमरान ने कहा। फाइल तो मेरे पास है, लेकिन जैसे है वैसी ही पड़ी है। इंस्पेक्टर खालिद ने उस पर काम किया था, लेकिन अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। तुम बेशक वो फाइल ले लो, मुझे क्या एतराज है। सुपर फैयाज ने खुश होते हुए कहा। ओके, फिर परी महल में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। यूरोपीय मुल्क अमानिया के दारुल हुकूमत ग्रीनलैंड की एक रिहायशी कॉलोनी की एक कोठी के बड़े से जहाजी साइज फाटक के ऊपर सफेद रंग का झंडा, जिस पर गिरे रंग की मोटी मोटी धारें थी, लहरा रहा था। कोठी के अंदर 10 मुसल्लह अफराद बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे, जबकि एक कमरे में, जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था, एक भारी जिस्म और लंबे कद का आदमी रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठा सामने रखी हुई फाइल पर झुका हुआ था। साथ ही शराब की बोतल और गिलास भी मौजूद था। गिलास आधे से ज्यादा शराब से भरा हुआ था। वो आदमी गिलास उठाकर शराब का एक सिप लेकर उसे वापस मेज पर रख देता, लेकिन उसकी नजरें मुसलसल फाइल पर जमी हुई थी। ये जेफर्ड था, ग्रे हाउंड्स का सरबरा और ऑपरेशनल इंचार्ज, जो झंडा बाहर फाटक पर लहरा रहा था। ये ग्रे हाउंड्स का ही निशान था, लेकिन फाटक के साथ सुतून पर मौजूद प्लेट पर इस कोठी का नाम ग्रे लाइन हाउस लिखा गया था। ग्रे लाइन एक बैनुल अक़वामी सतह पर काम करने वाली एनजीओ का नाम था, और ये एनजीओ यूरोपीय दुनिया में उमूमन और इंतहाई पसमानदा इलाकों में खुसूसन गुर्बत और जहालत के खिलाफ काम करती थी और बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा के तहत रजिस्टर थी। ये कोठी ग्रे लाइन का यूरोपीय हेड ऑफिस था और यहाँ बाकायदा उसके ऑफिसेज भी काम कर रहे थे। और जेफर्ड का ऑफिस गो था तो इसी कोठी में, लेकिन वो अलहदा बना हुआ था। जेफर्ड के ऑफिस के साथ एक खासा बड़ा हॉल था, जिसमें जेफर्ड से मुताल्लिका अफराद काम करते थे, और बज़ाहिर जेफर्ड भी ग्रे लाइन के तहत ही काम करता था। ये सब इसलिए किया गया था कि ग्रे हाउंड्स के दुश्मनों और मुखालिफों को बाकायदा डॉज दिया जा सके।
ग्रे हाउंड्स के तहत हसास असला और ड्रग के लिए काम किया जाता था। इस कारोबार में चूंकि बेपनाह मुनाफा था और ग्रे हाउंड्स को दरअसल यहूदियों की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी, इसलिए इस मुनाफे में से निस्फ हिस्सा बाकायदगी से हुकूमत इसराइल को भिजवाया जाता था ताकि वो इसे पूरे मुल्क के यहूदियों की खैर ख्वाही पर खर्च कर सके, और ये निस्फ हिस्सा भी अरबों डॉलर्स में होता था। इसलिए ग्रे हाउंड्स की इसराइल में भी बेहद इज्जत और कदर व मंजिलत मौजूद थी। जेफर्ड फाइल पढ़ने और शराब पीने में मसरूफ था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी तो जेफर्ड ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जेफर्ड ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। हेनरी बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। क्यों कॉल की है, कोई खास बात? जेफर्ड ने कहा। यस चीफ, आपसे इजाजत लेनी थी। पाकिस्तान डेस्क से रिपोर्टें मिल रही हैं कि बशीर एहसन सियासतदान की हलाकत को ग्रे हाउंड्स की कारकर्दगी बताया जा रहा है और वहाँ सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एक मस्करे से आदमी लेकिन हकीकत में इंतहाई खतरनाक एजेंट इमरान का शागिर्द टाइगर इस सिलसिले में मालूमात हासिल करता फिर रहा है। जबकि ये भी मालूम हुआ है कि पहले बशीर एहसन की हिलाकत की फाइल सेंट्रल इंटेलिजेंस के पास थी, जिसे अब चीफ ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने मंगवा ली है। हेनरी ने कहा, मैं इमरान के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि बशीर एहसन का क्या सिलसिला था और ग्रे हाउंड्स ने इसका खात्मा क्यों किया? मुझे इस सिलसिले में रिपोर्ट तो मिली थी लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की थी। जेफर्ड ने कहा, मैं मुख्तसर तौर पर बताता हूँ चीफ। बशीर एहसन पाकिस्तान का एक अहम और बड़ा सियासतदान था। उसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं बल्कि अपोजिशन से था। वो बेहद निडर और सच बोल देने वाला सियासतदान था, इसलिए हुकूमत उससे घबराती थी। उसने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पाकिस्तान और उससे मुल्हिका आज़ाद इलाकों में इंतहाई हसास असला और ड्रग की खुली स्मगलिंग पर तकरीर की, जिसमें काफ़ी से ज़्यादा हकीकत थी। उस तकरीर ने पूरे मुल्क में भूचाल पैदा कर दिया। इस तकरीर में पहली बार उसने कौमी असम्बली को बताया कि ये स्मगलिंग एक बैनुल अक़वामी तंजीम ग्रे हाउंड्स करा रही है और ग्रे हाउंड्स यहूदी तंजीम है और इस स्मगलिंग के जरिए वो पाकिस्तान में अवामी बगावत पैदा करके इंतहाई अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद यहूदियों की आंखों में कांटे की तरह खटकता है, जिस पर साउथ जोन ऑफिस, जिसका सरबरा रॉबर्ट था जो गुज़िश्ता माह हलाक हो गया है और अब मैं उसकी जगह काम कर रहा हूँ, ने बशीर एहसन को फौरी तौर पर हलाक कराने का फैसला कर लिया ताकि ये बशीर एहसन ग्रे हाउंड्स के खिलाफ कुछ न बोले। और उसके लिए अमानिया से एक पेशावर कातिल को कॉल किया गया जिसने बशीर एहसन पर उस वक्त जब वो एक जलसा आम से खिताब कर रहा था और जलसागाह में सिक्योरिटी के इंतजामात बेहद सख्त थे, उसने जलसागाह से काफी दूर एक बिल्डिंग की खिड़की की ओट से दूरमार राइफल के जरिए निशाना बनाया। हैरत अंगेज बात यह थी कि उस खिड़की से जलसागाह के स्टेज पर मौजूद बशीर एहसन का सिर्फ मामूली सा हिस्सा नजर आ रहा था, हत्ता कि उसका पूरा चेहरा भी कातिल के सामने ना था, सिर्फ एक हिस्सा नजर आ रहा था। कातिल ने इतनी दूर से ऐसा निशाना लिया कि गोली ठीक बशीर एहसन की उस कनपट्टी में लगी जो कातिल को नजर आ रही थी। इस तरह का निशाना लगाना बज़ाहिर नामुमकिन है, लेकिन ऐसा हो गया। बशीर एहसन का कातिल उसी रोज वापस अमानिया चला गया। 2-3 रोज तक अखबारात में शोर मचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर गर्द पड़ती गई और फिर ये मामला एक लिहाज से खत्म हो गया। अब फिर न जाने क्यों इस मामले पर टाइगर और इमरान दोनों एक्टिव नजर आ रहे हैं। हेनरी ने मजीद तफसील से बात करते हुए कहा, तुम मालूम कराओ कि ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रे हाउंड्स के खिलाफ ये लोग क्यों काम कर रहे हैं जबकि पुलिस और इंटेलिजेंस हरकत में नहीं है? जेफर्ड ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो जेफर्ड ने रिसीवर रख दिया और एक बार फिर फाइल पर झुक गया, लेकिन चंद लम्हों बाद उसने फाइल बंद करके एक तरफ रखी और रिसीवर उठाकर फोन सेट पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। लॉर्ड हॉपर से बात कराओ, जेफर्ड ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो जेफर्ड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जेफर्ड ने कहा, लॉर्ड हॉपर से बात करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जेफर्ड बोल रहा हूँ। जेफर्ड ने कहा। यस, लॉर्ड हॉपर बोल रहा हूँ। कोई खास बात हो गई है कि आपने खुसूसी तौर पर फोन किया है? दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। आपके खिलाफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हरकत में आने वाली है, जेफर्ड ने कहा। क्या कह रहे हैं आप? पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और हमारे खिलाफ? क्यों, वजह? लॉर्ड हॉपर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम पाकिस्तान से मुल्हिका आज़ाद इलाकों में इंतहाई हसास असला डंप कर रहे थे ताकि उसे काफिरिस्तानी फौजी और इसराइली फौजें बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकें और पाकिस्तान को हर लिहाज से गैर मुस्तहकम कर दिया जाए।
उस वक्त हमारी पुष्ट पर दोनों हुकूमतें मौजूद थी, लेकिन फिर अचानक पाकिस्तान के एक सियासतदान बशीर अहसन को कहीं से इसकी इत्तला मिल गई और इस सियासतदान ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए असला डंपिंग के बारे में पूरी तफसील बता दी, जिस पर पाकिस्तान की फौज ने वहां काम किया और न सिर्फ तमाम असला जो अब तक हमने डंप किया था अपने कब्जे में कर लिया, बल्कि वहां से हमारा एक आदमी और काफिरिस्तानी और इसराइली फौज के एजेंट्स भी पकड़े गए और हलाक कर दिए गए। ये इत्तला मिलने पर हमने काफिरिस्तान और इसराइल से राब्ता किया तो उन्होंने पहले उस सियासतदान का खात्मा करने के लिए कहा और फिर दोबारा काम करने का आगाज करने का हुक्म दिया। चुनांचे यहाँ से एक कातिल को पाकिस्तान भिजवाया गया। उसने बड़े माहिराना अंदाज में निशाना लगाते हुए बशीर अहसन के सर में गोली मार दी और वह सियासतदान हलाक हो गया। अखबारात में शोर उठा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी तारी होती चली गई और हमने एक बार फिर असला डॉम करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी अभी मुझे पाकिस्तान डेस्क से इत्तला दी गई है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाला बज़ाहिर मस्करा लेकिन दर हकीकत खतरनाक एजेंट इमरान और पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड में काम करने वाला इमरान का शागिर्द टाइगर दोनों इस बशीर अहसन के कत्ल के पीछे ग्रे हाउंड्स का नाम लेकर इंक्वायरी करते फिर रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको पहले इत्तला दे दूं, क्योंकि ये आपके डेस्क का काम है कि आप सरकारी एजेंटों का खात्मा करें। जेफर्ड ने कहा, आपका शुक्रिया, ये काम वाकई हमारा है और हमारी तंजीम बनी ही इसी मकसद के लिए है और हमारी सरपरस्ती बाकायदा हुकूमत इसराइल और बाअसर यहूदी कर रहे हैं। हम ये मामला अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने रखेंगे, फिर जो फैसला होगा उस पर अमल होगा। लॉर्ड हॉपर ने जवाब देते हुए कहा, को हमारा कोई ताल्लुक सीक्रेट एजेंसियों से नहीं है, लेकिन बाहैसियत गिरे हाउंड्स हम उनके सामने होंगे, इसलिए आप जल्द अज जल्द फैसला करके मामलात को अपने हाथ में ले ले। जेफर्ड ने कहा, ऐसा ही होगा, 2-3 रोज में फैसले हो जाएंगे। लॉर्ड हॉपर ने कहा, ओके। जेफर्ड ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। उसने एक बार फिर शराब सिप करना शुरू कर दी। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद उसे इत्तला दी गई कि अल्फ्रेड उससे मिलने ऑफिस आ रहा है, तो वो चौंक पड़ा, क्योंकि अल्फ्रेड यूरोपीय एजेंसी में तवील अरसे तक काम करता रहा है और अब उसने एक प्राइवेट एजेंसी बनाई हुई थी जिसका दायरे कार पूरा यूरोप था। वो जेफर्ड का बड़ा गहरा दोस्त था और चूंकि वो बेहद मसरूफ रहता था, इसलिए उसके पास फोन करने का भी वक्त नहीं था, जबकि अब वो बगैर उसके बुलाए खुद चलकर आ रहा था और इसी बात ने जेफर्ड को चौंका दिया था। अचानक एक ख्याल उसे आया कि क्यों ना अल्फ्रेड एजेंसी को अपनी तरफ से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ हायर कर लिया जाए, लेकिन फिर वो इसलिए खामोश हो गया कि एजेंसी से निमटना उसके दायरे कार में ना था। उसके लिए अलहदा सेक्शन था जिसका इंचार्ज लॉर्ड हॉपर था और ये खदशा उसने लॉर्ड हॉपर पर भी आश्कार कर दिया था कि चूंकि फ्रंट पर वो है इसलिए उन्हें ही टारगेट बनाया जाएगा। लेकिन उसे उम्मीद थी कि लॉर्ड हॉपर पाकिस्तानी एजेंटों को आसानी से खत्म करा देगा, लेकिन अब चूंकि अल्फ्रेड की आमद ने उसे चौंका दिया था। अल्फ्रेड इस वक्त जाती तौर पर ऑफिस में आता था जब उसे कोई इंतहाई अहम और खुफिया बात करनी होती थी, वरना आमतौर पर वो फोन इस्तेमाल किया करता था। इसलिए अब जेफर्ड को उसकी आमद का इंतजार था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये अल्फ्रेड था। जिस्मानी लिहाज से वो खासा तनोमंद और वर्जिशी दिखाई दे रहा था। उसने अंदर दाखिल होते ही सलाम किया तो जेफर्ड ने उठकर उसके सलाम का जवाब दिया और उसे खुश आमदीद कहा, क्या हुआ है कि फोन करने की बजाय तुम्हें खुद यहाँ आना पड़ा है? जेफर्ड ने इश्तियाक आमेज लहजे में कहा और साथ ही उसने इंटरकॉम पर अल्फ्रेड के लिए शराब लाने का हुक्म दे दिया। एक इंतहाई खतरनाक एजेंसी आपके खिलाफ काम कर रही है। मुझे जैसे ही इसके बारे में इत्तला मिली तो मैं परेशान हो गया और इस एजेंसी के बारे में फोन पर कोई बात करना बास नुकसान भी हो सकता था, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। अल्फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा, ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसकी दहशत अल्फ्रेड को भी महसूस हो रही है? जेफर्ड ने कदरे तंजिया लहजे में कहा, आपको चूंकि इस बारे में मालूम नहीं है इसलिए आप ऐसी तंज आमेज बात कर रहे हैं। इस एजेंसी से हुकूमत इसराइल भी खौफजदा रहती है। इस एजेंसी ने कई बार इसराइल में दाखिल होकर और वहां काम करके इसराइल को हमेशा शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया है और पूरी दुनिया के यहूदी मिलकर भी आज तक उस एजेंसी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अल्फ्रेड ने कदरे नाराज से लहजे में कहा, नाराज होने की जरूरत नहीं अल्फ्रेड, मैं तो वैसे ही तुमसे मजाक कर रहा था। मेरा ख्याल है कि तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में बात कर रहे हो। अगर ऐसा है तो मुझे पहले ही इत्तलात मिल रही हैं, लेकिन हमारा उनसे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। वो खुद ही इस बात को समझ जाएंगे। जेफर्ड ने कदरे मुस्कुराते हुए कहा और उसकी बात सुनकर अल्फ्रेड ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। आपको क्या इत्तला मिली है? अल्फ्रेड ने कहा तो जेफर्ड ने उसे सारी तफसील बता दी।